दोस्तों, सुबह सुबह एक कॉलोनी के घर से बहुत जोर जोर से शोर आने लगता है। उस घर वाले जो दूर से कह रहे थे कि कहाँ गए, यहाँ नहीं है, तो कहाँ गई। इस तरह से वे लोग हल्ला मचा रहे थे। तभी कॉलोनी वाले वहां पर इकट्ठा होते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, भाई, तुम किस वजह से शोर मचा रहे हो। इसके बाद वे लोग बताते हैं कि हमारी माँ ऊपर वाले कमरे में रहा करती थी, लेकिन आज जब हमने दरवाजा खोला तो माँ वहां पर नहीं थी। हमारी माँ को कोई चुरा कर ले गया है। इस बात को सुनकर कॉलोनी में एकदम से हड़कंप मच जाता है और चारों ओर बुजुर्ग महिला को ढूंढा जाता है। लेकिन काफी खोजने के बाद भी जब महिला नहीं मिलती है तो कॉलोनी वाले इकट्ठा होकर पुलिस को बुलाने की बात करते हैं। जैसे ही पुलिस को बुलाने की बात की जाती है, उसी कॉलोनी में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम जावेद होता है, वहां पर आता है। आकर कॉलोनी वालों से कहता है कि पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। इनकी माँ को मैं ही चुरा कर ले गया था, पर अब मैं उन्हें अपने पास ही रखूंगा। यह सुनकर कॉलोनी वाले बड़े ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह लड़का एक मुस्लिम है और वे सोचते हैं ये हिंदू लड़कों की माँ को ले जाकर क्या करेगा। इसके बाद वे लोग उससे पूछने लगते हैं, तूने उनकी माँ को क्यों चुराया और अपने पास रखने की बात क्यों कर रहा है। इसके बाद जावेद सभी लोगों के सामने एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर कॉलोनी वाले हैरान रह जाते हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जो बेटे अपनी माँ को चोरी हुई बता रहे थे, उन पर कॉलोनी वाले बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। क्या कहा था जावेद ने ऐसा, और किस वजह से वह उनकी माँ को चुराकर ले गया था। पूरी कहानी का सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक परिवार रहता है। परिवार के अंदर पति पत्नी हैं और उनके 2 बेटे। पत्नी का नाम सावित्री और पति का नाम किशनलाल है। किशनलाल और सावित्री काफी समय पहले ग्वालियर में आकर रहने लगे थे और फिलहाल उन्होंने अपना मकान बना लिया है। ग्वालियर की कॉलोनी के अंदर उन्होंने अच्छा सा मकान बनाया है। इसमें वे अपने 2 बेटों, जिनमें से एक का नाम आकाश है और दूसरे का नाम सूरज, के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक जब सावित्री के पति मेहनत मजदूरी करने गए थे तो एक दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। इस बात का पता चलते ही सावित्री को बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, क्योंकि परिस्थितियां उनके हिसाब से नहीं चल सकती थीं। इसके बाद उनके पति का अंतिम संस्कार होता है और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी सावित्री पर आ जाती है। हालांकि उनके पति ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। उन्होंने शहर के अंदर इतना बड़ा घर बना दिया था कि उसमें किराएदार भी रखे जा सकते थे। इसके बाद सावित्री ने उस मकान में किराएदार रखने शुरू कर दिए और छोटे मोटे रोजगार के लिए इधर उधर निकलने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सावित्री ने मेहनत मजदूरी करके अपने घर में 1-2 कमरे और बनवा लिए। उनका समय अब अच्छी तरह से व्यतीत होने लगा। उनका अपना घर था और उसमें उन्होंने 3 पोर्शन बना दिए थे जिनमें किराएदार रहा करते थे। अब उन्हें मेहनत मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। वह अपने बच्चों को इन पैसों से पाल पोस कर बड़ा करने लगी। जब उनके बच्चे 12वीं कक्षा में थे, उसी दौरान उनके घर पर एक लड़का किराए का मकान ढूंढते ढूंढते आ पहुंचा और वहां रहने लगा। उस लड़के का नाम जावेद था। जावेद किसी दूसरे स्थान का रहने वाला था, लेकिन यहां रहकर वह अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था और वह चाहता था कि पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके, जिससे उसका जीवन ठीक से चल सके। जावेद वहां रहता था और परिवार के साथ पूरी तरह घुल मिल गया। सावित्री ने भी जावेद की स्थिति देखकर उस पर तरस दिखाया और अक्सर उसे अपने हाथों से खाना बनाकर दे दिया करती थी। वह कहती थी, बेटा, तू भी तो मेरे बेटे जैसा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसी तरह से समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ उसके बच्चे बड़े हो गए थे और अब वे नौकरी करने लगे थे। जैसे ही बच्चे नौकरी करने लगे, सावित्री देवी उनकी शादी की चिंता करने लगी और उनके लिए अच्छी अच्छी 2 लड़कियां ढूंढकर उन दोनों भाइयों की शादी करा दी। शादी होने के बाद अब परिवार बड़ा हो गया था, तो सावित्री देवी ने अब घर के अंदर किराएदार रखना बंद कर दिया, क्योंकि उनके दोनों बेटे कमाने लगे थे। अब उन्हें किराएदार की कोई जरूरत नहीं थी। सावित्री देवी जावेद से कहती हैं कि वह अब यहां से चला जाए। जावेद परिवार की स्थिति को समझकर वहां से जाने में ही भलाई समझता है, क्योंकि घर के अंदर 2 महिलाएं और आ चुकी थीं। अब तक तो केवल सावित्री देवी थी,
जिन्हें वह अपनी माँ के समान समझता था। लेकिन अब अगर वह वहां रहेगा तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसी वजह से जावेद भी उस घर को खाली करके पास के एक मकान में चला जाता है जो किराए के लिए खाली पड़ा था। वहीं जाकर जावेद रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ जावेद भी नौकरी में लग गया और बाद में उसकी शादी भी हो गई। शादी के बाद जावेद उसी कॉलोनी में किराए के मकान में रहने लगा और अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करने लगा। कभी कभी वह सावित्री देवी से मिलने आ जाया करता था अपनी पत्नी के साथ, लेकिन अब ज्यादातर वह अपनी दुनिया में मस्त रहने लगा था। सावित्री देवी के बेटे भी फिलहाल अपनी माँ का ध्यान रखते थे, लेकिन कहते हैं ना, बुढ़ापे का फल कड़वा होता है। उसी तरह जब सावित्री देवी की उम्र ढलने लगी, उनके बच्चे उनसे नफरत करने लगे और उनकी बहुएं आपस में लड़ाई करने लगीं। जब उनकी लड़ाई ज्यादा बढ़ गई तो सावित्री देवी उन्हें समझाने की कोशिश करती। इसी दौरान बहुओं की लड़ाई सास से भी हो जाती। सावित्री देवी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। अब सावित्री देवी घर में बैठी रहती और केवल बहुओं को काम के लिए कह दिया करती। अब तो उनके अपने काम के लिए भी उन्हें किसी और की जरूर पड़ती थी। ये देखकर उनके बेटे उन पर गुस्सा करने लगते। वे यह नहीं सोचते कि उनकी माँ ने कितनी मुसीबतें सहकर उन्हें बड़ा किया है, जबकि सावित्री देवी ने उनकी परवरिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन बेटे अपनी पत्नियों का कहाँ मानते, और इसी वजह से धीरे धीरे वे भी अपनी माँ से नफरत करने लगे। कुछ दिन बाद अचानक एक दिन दोनों बेटे अपनी माँ को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। माँ घर के बाहर बैठी रहती हैं। ये देखकर कॉलोनी वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। कॉलोनी वालों में से एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है और कहता है, साहब, यहाँ एक बुजुर्ग महिला को उनके बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया है। आप लोग यहाँ आकर इन बेटों को सबक सिखाइए। इसके बाद थाने से पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद वे दोनों बेटों की अच्छी तरह से क्लास लेते हैं। क्लास लेने के बाद जब बेटों को लगता है कि मामला आगे बढ़ जाएगा, तो वे मजबूरन अपनी माँ को घर में रखने की बात कहते हैं। वे कहते हैं, साहब, हमसे गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपनी माँ की देखभाल खुद करेंगे। इसके बाद वे सावित्री देवी को घर में रखने लगते हैं। दोनों बेटे विचार करते हैं कि माँ 1 महीने एक बेटे के पास रहेगी और 1 महीने दूसरे बेटे के पास। सावित्री देवी यह सब देखकर हैरान होती हैं। जिन बच्चों को पाल पोस कर उन्होंने इतना बड़ा किया था, वे अब उनका ऐसा हाल कर रहे थे। एक एक महीने अपने पास रखने का फैसला होने के बावजूद ऐसा भी हो सकता था कि वे उनसे बात ना करें। सावित्री देवी फूट फूट कर रोया करती और अपने पति को याद करती। वह सोचती, अगर आप मुझे अपने साथ ले जाते तो यह सब देखने की नौबत नहीं आती। वह इस बात को सोच सोच कर फूट फूट कर रोने लगती। लेकिन उनके बच्चों को उनकी माँ के आंसू बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते थे, तो केवल अपनी पत्नियों का कहाँ मानते। जैसे पत्नियां कहती वैसा ही घर में माहौल बना देते। धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 3 महीने बाद जब छोटे बेटे के घर से माँ को बड़े बेटे के घर जाना था, तो बड़े बेटे की पत्नियां साफ साफ उन्हें अपने पास रखने से मना कर देती हैं। अब जैसे उसने माँ को अपने पास रखने से मना किया था, तो छोटे बेटे ने भी साहब से बोल दिया था कि हमारे यहाँ तो 1 महीने रह चुकी हैं, मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता, तुम लोगों को रखना होगा। इसके बाद परिवार में आपस में बहस होने लगती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार साथ हो जाता है और साथ होने के बाद इस बात का निश्चय करने लगते हैं कि किस तरह से आगे समय व्यतीत होगा। अगर माँ को घर से बाहर निकालते हैं तब भी लोग ताना मारते और पुलिस को बुला लेते हैं, पर अगर हम अपनी माँ को कहीं और जगह छोड़ आएं तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। पुलिस वाले फिर भी हमें पकड़ लेंगे। इसी बात को सोचकर बेटे और पत्नियां आपस में विचार करते हैं। विचार करने के बाद जो बड़ा भाई होता है, वह यह बात अपने छोटे भाई को बताता है। वह अपने छोटे भाई से कहता है, मैं तो यह कह रहा हूं कि माँ को ऊपर छोड़ देते हैं। सर्दियों का समय है, कुछ दिन में वे अपने आप ही ऊपर वाले के पास चली जाएंगी और हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब वैसे भी वे बूढ़ी हो चली हैं, अब उनका काम ही क्या है, क्योंकि सावित्री देवी 88 साल की हो चुकी थी और उन्हें चलने फिरने के लिए भी सहारे की जरूरत होती थी, जो सहारा बनने से उनके बेटे मना कर रहे थे। अब छोटा भाई इस बात को सुनकर थोड़ी देर तक सोचता है और फिर वह भी इस योजना में शामिल हो जाता है। वह कहता है, तू सही कह रहा है,
माँ को ऊपर छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ दिन वे ऊपर रहेंगी और उसके बाद ऊपर वाले के पास चली जाएंगी। कोई उन पर शक भी नहीं करेगा, क्योंकि यह बुजुर्ग अवस्था में सामान्य माना जाएगा। इसी बात को सोचकर चारों बेटे और बहुएं अपनी बुजुर्ग माँ को छत पर ले जाकर छोड़ देते हैं और बाहर से सीढ़ियों का गेट बंद कर देते हैं। इसके बाद वे नीचे आ जाते हैं और तय करते हैं कि माँ को खाना भी नहीं देंगे, ताकि वे जल्दी से ऊपर वाले के पास चली जाएं और उन्हें छुटकारा मिल जाए। शहर के अंदर का जो माहौल होता है वह थोड़ा अलग तरह का होता है। ये गांव जैसा नहीं होता कि लोग मिलने जुलने आते हैं। इसी वजह से सावित्री देवी छत पर बंद रहती हैं और उनके बेटे नीचे आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। धीरे धीरे सावित्री देवी को उस कमरे में बंद हुए 4 से 5 दिन हो जाते हैं। 4-5 दिन बाद बच्चे सोचते हैं कि अब तो बुढ़िया इस दुनिया को छोड़ चुकी होगी, अब उसे ऊपर से उतार लेते हैं और अंतिम संस्कार करा देंगे। ऐसा सोचकर जब बड़ा बेटा ऊपर जाता है और जैसे ही सीढ़ियों वाला दरवाज़ा खोलता है, तो वहां अपनी माँ को देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस कमरे में उन्होंने अपनी माँ को छोड़ा था वहां उनकी माँ नहीं थी। वह इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसकी माँ कहीं नहीं मिलती है। इसके बाद वह अपने छोटे भाई और अपनी अपनी पत्नियों को वहां बुलाता है। उन्हें बुलाने के बाद जब वे देखते हैं कि उनकी माँ वहां नहीं है, तो वे बड़े हैरान हो जाते हैं और इस बात को लेकर शोर शराबा करने लगते हैं। जैसे ही शोर शराबा बढ़ता है, कॉलोनी वाले इस बात को सुन लेते हैं और उनके दरवाजे पर इकट्ठा होने लगते हैं। इसके बाद दोनों बेटे घर से बाहर निकलते हैं और अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं। वे कॉलोनी वालों से पूछने लगते हैं और बताते हैं कि उनकी माँ ऊपर वाले कमरे में थी, पर ना जाने कहाँ चली गई। इस बात को समझकर जितने भी कॉलोनी के लोग थे वे बड़े हैरान होते हैं। वे सोचते हैं, जिस महिला की उम्र 88 साल है उसे भला कौन चुरा कर ले जाएगा। इसके बाद कॉलोनी के लोग उनके साथ मिलकर उनकी माँ को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं भी उनकी माँ का कोई अता पता नहीं चलता। कॉलोनी वालों का यह मानना था कि बुजुर्ग अवस्था में शायद वे छत से गिरकर इधर उधर पड़ी होंगी, इसीलिए घर के चारों ओर देखा जाता है, लेकिन वहां भी उस बुजुर्ग महिला का कोई अता पता नहीं मिलता। पड़ोस में रहने वाला जावेद भी वहां आ जाता है और वह भी लोगों के साथ मिलकर उस बुजुर्ग महिला को ढूंढने लगता है। इसके बाद काफी खोजबीन के बाद जब सब थक जाते हैं, तो सभी लोग इकट्ठा होते हैं और 1 हफ्ता बीतने के बाद पुलिस बुलाने की बात करते हैं। जैसे ही जावेद यह सुनता है कि वे लोग पुलिस बुलाना चाहते हैं, वह उन्हें रोकता है और कहता है, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है। लेकिन तभी कॉलोनी वाले कहते हैं, भाई उनकी माँ है तो वे कहाँ चली गई, उसका कोई भी अता पता नहीं मिल रहा है, तो पुलिस को तो बुलाना बनता है, कहीं लोगों ने उसके साथ कुछ कर ना दिया हो। इस बात को सुनकर मजबूरन जो जावेद होता है उसे सच बताना पड़ता है, पर वह कहता नहीं, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, इनकी माँ को मैं ही चुरा कर ले गया हूं। अब ये बात जैसे कॉलोनी वाले सुनते हैं तो एकदम से बड़े हैरान हो जाते हैं। वे आचकित होकर जावेद की तरफ देखने लगते हैं। उससे पूछते हैं, भाई इनकी माँ को क्यों चुरा कर ले गया है। तो जावेद कहने लगता है, इनकी माँ ने मुझे भी पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं उनके अंदर अपनी माँ को देखा करता हूँ। एक दिन शाम के समय मैं अपनी पत्नी के साथ अपने घर की छत पर खड़ा हुआ था। एक घर छोड़कर उनका घर था और वहां से सावित्री माँ मुझे दिखाई दी। वह इधर उधर देख रही थी। उसके बाद मैं छतों के रास्ते उनके पास चला गया और उनसे पूछा, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगर गिर जाओगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी। इसके बाद माँ अपनी हालत के बारे में बताती हैं। वह कहती हैं कि उनके बेटों ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था, यहाँ तक कि रात में सोने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं दिए थे। इस बात पर मैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर उनकी माँ को अपने घर ले आया। वह अब मेरे घर में सही सलामत हैं और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। इसके बाद जब कॉलोनी वाले यह बात सुनते हैं तो वे बड़े हैरान होते हैं। हैरानी से बच्चों की तरफ देखने लगते हैं। जिन बच्चों के लिए माँ ने अपनी एड़ी छोटी का जोर लगाया, उन्हीं बच्चों ने अपनी माँ के साथ कितना बुरा किया। सर्दियों में उन्हें छत वाले कमरे में छोड़ दिया और एक भी गर्म कपड़ा नहीं दिया। अब जैसे बातें होती हैं तो जावेद की पत्नी वृद्ध महिला को अपने साथ लेकर वहां आ जाती है और कहती हैं, देखो पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है माँ, हमारे पास ही है। अगर आप लोग कहें तो हम माँ को अपने पास रख लेंगे,
हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जावेद की पत्नी को भी पता था कि वह महिला उसके पति का कितना साथ देती रही थी। वह माँ के अंदर अपनी माँ को देखती थी। इसके बाद कॉलोनी वाले जो वहां जमा हुए थे, सावित्री देवी के बेटों को धमकाने लगते हैं और उन्हें बार बार शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी सावित्री देवी अपनी कांपती हुई आवाज में कहती हैं, इनसे कुछ मत कहो। इनके लिए मेरे पास एक अच्छी सजा है जिसे मैं देना चाहती हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि इनको मेरे घर से निकाल दो, क्योंकि यह घर जिसमें वे रह रहे थे आज भी सावित्री देवी के नाम पर था। जब बेटों को यह बात पता चलती है तो वे अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें घर से मत निकालो, हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन सावित्री देवी उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें तुरंत घर खाली करने के लिए कह देती हैं। वह जावेद से कहती हैं, बेटा, अब तू अपना सामान लेकर यहीं पर मेरे साथ रह। तुझे किराए के घर में रहने की जरूरत नहीं है। जब मेरा एक बेटा मेरी सेवा करेगा तो मैं इन लोगों को घर में क्यों रहने दूं, जिस घर को मैंने और मेरे पति ने मेहनत से बनाया। अगर यह लोग मेरी सेवा नहीं कर सकते तो इन्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर सावित्री देवी अपने बच्चों को घर से निकाल देती हैं, लेकिन तभी जावेद उनसे मना करता है और कहता है, माँ, इन्हें यहीं रहने दो, मुझे आपके घर से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने पैसे कमाकर आपको अपने पास रख सकता हूँ, पर मुझे इन झगड़ों में नहीं पड़ना। सावित्री देवी कहती हैं, ठीक है बेटा, तुझे लालच में नहीं पड़ना तो कोई बात नहीं, पर मैं इन लोगों को इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। इसके बाद सावित्री देवी अपने बच्चों को तुरंत घर खाली करने के लिए कह देती हैं और उन्हें निकाल देती हैं। इसके बाद पड़ोस के घर में किराएदार रख देती हैं। जो पैसा आता था वह सावित्री देवी के पास ही रहता था। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार आने लगता है। जावेद और उसकी पत्नी उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं। सावित्री देवी कुछ साल तक और जिंदा रहती हैं और बाद में उनका देहांत हो जाता है। जावेद हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार करता है। उनके अंतिम संस्कार में कॉलोनी वाले भी साथ होते हैं। जाते जाते सावित्री देवी उस घर को जावेद के नाम कर जाती हैं और अपने बच्चों को छोड़ देती हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सावित्री देवी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, जावेद के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल क्राइम दरबार स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी ऐसी और कहानियां बनाने के लिए। यह कहानी आपको कुछ सिखाने के लिए है ताकि आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकें। मैं तो बस इतना कहता हूं कि किसी भी माँ के साथ ऐसा मत कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।